चले एक चीज आप साथ सीख लें क्वेश्चन के साथ ही, और आगे भी फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो अभी क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन तो है कि मैं 13 करवाने लगा हूं आपको। ये 13 एग्जांपल डिस्कस करने लगे, लेकिन उससे पहले ना एक बात पहले बता दूं पहले कि रीस्टेटेड लास्ट ईयर ईपीएस, रीस्टेटेड लास्ट ईयर ईपीएस। अब इसके ऊपर हमने प्रॉपर बात भी करनी है। रीस्टेटेड लास्ट ईयर ईपीएस, अगर हमारे पास करंट ईयर के अंदर बोनस इशू फ्रैक्शन एक है, $1.20 और राइट इशू फ्रैक्शन है 1.17। ये फ्रैक्शन हम फाइंड, वो जो फैक्टर फाइंड लगाते हैं ना, वो सारा कुछ करने के बाद हमारे पास बोनस इशू फ्रैक्शन आ गया 1.20 और राइट इशू फ्रैक्शन आ गया 1.17। अगर ऐसी सिचुएशन है, और आपको बताया हुआ है दो सिचुएशन मैं बनाने लगा हूं, लास्ट ईयर बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू 4, या वो हमें कुछ इस तरह से क्या देता है, लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट रुपीज 400,000 and number of ordinary shares 100,000। अब ये कॉन्सेप्ट सीखें, बाद में बाकी चीजें देखनी है आपने। रीस्टेटेड लास्ट ईयर ईपीएस कैसे करते होते, आपने रीस्टेटेड लास्ट ईयर ईपीएस के लिए करंट ईयर की सारी फ्रैक्शंस, करंट ईयर की सारी फ्रैक्शन, क्योंकि लास्ट ईयर के लिए तो सारी एप्लीकेबल है, चाहे बोनस इश्यू फ्रैक्शन है, एक है, दो है, बोनस दो भी हो सकती है, राइट शेयर्स भी दो हो सकते हैं, आपके पास जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, करंट ईयर की फ्रैक्शन को अगर आपने पिछले साल का ईपीएस रीस्टेटेड करना है, ये पिछले साल का ईपीएस है, तो हम लिखेंगे रीस्टेटेड ईपीएस। कहता है कि आप मल्टीप्लाई कर दें रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन से, पिछले साल के ईपीएस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है रेसिप्रोकल ऑफ सारी फ्रैक्शन, जो एडजस्टमेंट फैक्टर, फ्रैक्शन बोल दो, एडजस्टमेंट फैक्टर बोल दो, जो भी बोल, ठीक होगी बात। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.20, 1 डिवाइड बाय 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.17, ये हमारे पास रीस्टेटेड ईपीएस आ गया। कितना आएगा रीस्टेटेड? 2.85। एक तरीका ये, दूसरा तरीका भी देख लें। आपके पास बेसिक ईपीएस का फार्मूला क्या होता है? अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय 1.20 मल्टीप्लाई बाय 1.17, या पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर। उसी तरह से नंबर ऑफ शेयर्स में फ्रैक्शन को आपने रेसिप्रोकल नहीं लेना, ओवरऑल देखें तो 4 मिलियन और 1 मिलियन को अलग से डिवाइड करो तो वो 4 बन रहा है, और 4 के नीचे वो डिवाइड हो रहा है। तो दो तरीके हैं, अगर पिछले साल का आपको ईपीएस गिवन है तो इस साल की फ्रैक्शंस के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं वो आ जाएगा पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस।
पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस, और उसको रीस्टेट करने के दो मेथड है, दो तरीके हैं। एक, अगर आपको ईपीएस गिवन है, आप उस ईपीएस को क्या करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर। दूसरा तरीका कि आप अगर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स को पहले रीस्टेट कर लें और फिर उसको बाद मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर। क्यों कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट होती है कि वो कहेगा पिछले साल का रीस्टेट भी करें। हाँ, ऐसा क्यों करते हैं ये मैं बताता हूं। अब पिछले साल, तो ये साल नहीं था ना, जब पिछला साल था तब तो ये साल नहीं था, तो आपने ईपीएस फाइंड किया 4। अगला साल आ गया, अगले साल आपने एक बोनस शेयर इश्यू किए, राइट शेयर इश्यू किए। इधर जरा फोकस करो, लिखना छोड़ दो, जो लिख रहे हैं ना वो लिखना छोड़ दे, फोकस कर, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पिछले साल हमारा ईपीएस आया था 4 रुपए, ये साल आया तो हमने कुछ राइट शेयर इश्यू किए, कुछ बोनस शेयर इश्यू किए। राइट शेयर इश्यू करने से और बोनस शेयर इश्यू करने से हमारा ईपीएस कम हो जाएगा। भला क्यों, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। जब नया शेयर इश्यू करेंगे नंबर ऑफ शेयर, तो हमारा इस साल का ईपीएस कम होने के चांसेस है। अब जो शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर होंगे, क्योंकि ये कौन सी फ्लक्चुएशन है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पिछले साल 4 रुपए का आ रहा है तो इस साल 2.5 रुपए का या 2.6 या 2.7 आ रहा है। फिर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही पिछले साल के ईपीएस को कहते हैं कि अगर तब बोनस और राइट शेयर होते ना तो वो 4 ना होता बल्कि कितना होता, 2.85 होता। तो फिर अगले बंदे को भरोसा हो जाएगा, उनको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि नहीं हमारा अर्निंग कम नहीं हुई, वो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हुए जिसकी वजह से ईपीएस कम आ रहा है। तो एक प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है और वो बाकी चीजें भी सारी क्लियर हो जाती है। ठीक होगी बात, दोबारा बताने लगा हूं, ये बात कंफर्म है, जब भी पिछले साल का डाटा गिवन होगा वो कहे या ना कहे, आपने पिछले साल को रीस्टेट लाजमी करना है। एक ही सूरत में, बल्कि 2 सूरतें जिसमें रीस्टेट नहीं करना, या वो खुद मना कर दे या वो पिछले साल की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, वरना आपने पिछले साल के ईपीएस को भी लाजमी रीस्टेट करना है। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। उसकी वजह, वैसे तो दोनों एक ही है, मेन क्या है कि आगे जब हमने डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करना है ना, तो उसमें ये मेथड चल। तो पिछले साल का अगर ईपीएस गिवन है तो सिंपल आप फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने ये फ्रैक्शन ना अज्यूम की है ये सारी, ठीक है। तो ये है पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करने का तरीका कि करंट ईयर की फ्रैक्शंस लेनी है, पिछले साल के ईपीएस पे डिवाइड कर देनी है, या नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन से फिर अर्निंग पे डिवाइड कर देगा। या तो ईपीएस बता देगा या ईपीएस बता देगा या वो इंफॉर्मेशन दे देगा। वैसे तो यहां पर भी हम ईपीएस फाइंड कर सकते थे, 4 फाइंड करके फिर उसे वैसे कर लेते। अगले, सॉरी, जब वो करंट ईयर पूछे, करंट का मतलब है हमारा साल, अगले साल तो पूछ नहीं सकता क्योंकि अगला साल तो है ही नहीं अभी। करंट ईयर का मतलब है हमारा साल, और जो फ्यूचर अभी तो उसमें कुछ है ही नहीं, ना अर्निंग हुई, ना हमारे कुछ कॉस्ट आई, ना नेट प्रॉफिट आया। एस्टिमेटेड वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, बजटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। हाँ जी, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, एक सवाल मैं करवा रहा हूं ताकि आप थोड़े वार्म अप हो जाओ, और फिर उसके बाद हम आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो आज इसका ना एक सिग्निफिकेंट पोर्शन करना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपका टेस्ट भी है मंडे को, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव काम हो जाए। थोड़ा कर लेंगे लेकिन उसकी साथ ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल नहीं। ग्रेप्स लिमिटेड एज दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड, GL had 3 million ordinary shares 1/1/2007. 1st April 7 it made a 1-for-2 right issue. A 1-for-2 right issue. एक के बदले 2 दे रहे हो या 2 के बदले 1? वो कहता है कि it made a 1-for-2 right issue for 1500,000 ordinary shares at the rate of 20 per share. अच्छा, ये जो 20 पर शेयर है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के लिए तो इसमें को कंसीडर करते हैं, ईपीएस के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
देखे ना, आपने जब स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनाते हो तो इसमें बताते हो कि इसमें शेयर कैपिटल कितने और शेयर प्रीमियम कितने हैं। यहां पर तो हमें नंबर ऑफ शेयर के साथ ताल्लुक होता है, तो इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर प्रायर टू द राइट इशू इज, लो जनाब, आपने राइट शेयर कितने में इशू किए? 20 रुपए में। नॉर्मल मार्केट वैल्यू क्या थी? 50। एंड इशू 400,000 शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस ऑन 1 अगस्त 2007। फिर वो कहते हैं इन द ईयर दिसंबर 2017 टोटल अर्निंग इज 1746। इन ईयर 2006, पिछले साल की बात कर रहे हैं, EPS हैड बीन रिपोर्टेड 3.5 पर शेयर। कहता है पिछले साल का EPS आपके पास 3.5 है, इसका मतलब है हमने पिछले साल को भी रीस्टेट करना है। कैलकुलेट EPS एंड द एडजस्टेड EPS 2006 फॉर कंपैरेटिव पर्पस। अब देखो ना, पिछले साल का 3.5 है, इस साल का नया नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, तो क्या आज का EPS पिछले के EPS के साथ कंपेयर करना बनता भी नहीं है? तो कंपेयर करने के लिए फिर हम उसके ऊपर भी बोनस फैक्टर अप्लाई कर देते हैं, ताकि उस पर भी अगर बोनस होते तो उसका EPS कितना होता पता चल जाता। सवाल, सबसे पहले तो क्या काम करना होता है? सबसे पहला काम एडजस्टमेंट फैक्टर या फ्रैक्शन फ्रैक्शन, तो राइट इशू फ्रैक्शन, राइट इशू फ्रैक्शन। अब राइट इशू फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? फेयर वैल्यू पर शेयर कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ पर शेयर थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। हाँ जी, फेयर मार्केट वैल्यू तो उसकी 50 है, डिवाइडेड बाय 20 ना लिख देना कहीं, क्या करेंगे? थ्योरेटिकल एक्स राइट। हाँ जी, सवाल के अंदर देखें, कहता है कि आपने 1 और 2 की रेशियो में शेयर इशू किए। ये राइट शेयर है और ये ऑर्डिनरी शेयर। क्या करेंगे? राइट शेयर्स को राइट शेयर से राइट प्राइस से मल्टीप्लाई और ऑर्डिनरी शेयर्स को फेयर मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो राइट है 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये कितना आ रहा है? ओके की बात, आगे चलते हैं। उसके बाद ये वर्किंग कर रहे हैं हम, हमारा पहला पेज खाली है, उसके ऊपर हमने सोल्यूशन जाकर लिखना है, यहां पर हम सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे जनाब? क्या तरीकाकार है? 117 कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 3 मिलियन। मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर, अगर 1 अप्रैल को हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.937। उसके बाद हमारे पास डेट आ गई जनाब नेक्स्ट 147। कितने राइट शेयर हैं? ये देखिए जरा, 3 मिलियन, क्योंकि वो 1/2 की रेशियो है ना, ये 2/1 भी हो सकती है। अगर वो ये कहता है कि 2 शेयर दिए फॉर एवरी 1, तो ये 2/1 भी हो सकता है। 15 लाख। ये कितना आ गया? मल्टीप्लाई टाइम 4/, क्या 1.25 आप भी लगेगा? क्योंकि राइट शेयर इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। कितना? 15 लाख।
फिर आ जाएगा अगली डेट कौन सी है 187 कितने 4 कितना आ गया कितना टाइम कितना 2041 66 यहाँ तक क्लियर है कितना आ गया टोटल 4479 अब प्रॉफिट को इस पे डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा हाँ जी मसला हल हुआ आपका अब रीस्टेटेड के लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे ईपीएस 2006 रीस्टेटेड पिछले साल का ईपीएस है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/1.3 अच्छा ये 3.5 है 2 हाँ जी यहाँ तक चलो इशू है भी सही तो अब इशू रहेगा आगे चलते हैं तो अगले सवालों में ये दोबारा आना है तो फिर ये साथ साथ क्लियर भी हो जाएंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन दोनों इकट्ठी लिख लेते हैं सवाल चाहे एक अलग अलग कर लेंगे या एक ही सवाल के अंदर कोशिश करते हैं कि सारा कुछ ही ऐड कर दें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्प्लिट एंड कंसोलिडेट दोनों साथ करवाने लगा स्प्लिट द शेयर्स consolidate the सवाल लिखते हैं तो कहता है कि कंपनी डिसाइड split the shares into 7 for every 2 shares हाँ जी इसकी फ्रैक्शन बता सकता है company decided separate the shares in 7 from every हाँ जी वही होता वही है नंबर ऑफ शेयर इन होल्डिंग आफ्टर स्प्लिट और नंबर ऑफ शेयर इन होल्डिंग बिफोर चलिए आप जरा खामोशी जिससे पूछे वही जवाब देगा लिख लिया है ना हाँ रानिया 9/7 7/2 मुकद्दस 7/2 इरशाद 9/2 मैदा 7/2 फातिमा अच्छा अब एक शेयर को लिखा हुआ जो लिखा हुआ यही लिखा हुआ ऐसी अंग्रेजी होती है अंग्रेजी ऐसी ही होती है कंपनी डिसाइडेड स्प्लिट द शेयर्स इन 7 फॉर एवरी 2 शेयर्स जिसके पास पहले 2 शेयर्स है अब उनको 7 दे देंगे तो पहले कितने थे उनके पास क्वांटिटी 2 स्प्लिट करने के बाद उन 2 वालों के पास कितनी हो जाएगी 7 तो हमारे पास जो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा ना वो तो वही आफ्टर ओवर बिफोर है एडजस्टमेंट फैक्टर 7/2 अब बाकी इसकी एप्लीकेशन वही है उसी तरह से स्प्लिट करने से पहले
वो ऊपर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। कंसोलिडेट, कंपनी decided to consolidate shares into 5 for every 8 shares। हाँ जी, एडजस्टमेंट फैक्टर कौन बताएगा? लिख लिया? चलो मैंने आपसे पूछना भी, सदफ कल आप आए थे, फिर तो समझ लग जाएगी। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कंसोलिडेटेड और नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर कंसोलिडेटेड। और सप्लेट के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर सप्लेट, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर सप्लेट। हाँ जी, समझा दिया है। चलो बताओ आमिर, कितना? 13/8। आमना 5/8, 5/8। मुशर्रफ दरगाह, ठीक है 5/8 चेंज कर ले, कॉपी करी जा रहा है, नहीं चेंज करना। चलिए, कंपनी डिसाइडेड टू कंसोलिडेट, देखिए ना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करते होते हैं। उसने कहा है कि आपने कंसोलिडेट कर देना है इनटू 5 शेयर्स के अंदर सारे जो 8 वाले हैं, जो 8 शेयर्स से उसमें को किसमें कन्वर्ट कर देना है 5, तो क्या वो 13 बन जाएंगे? तो कंसोलिडेट में आफ्टर के बाद शेयर कम होते हैं, स्प्लिट में शेयर बढ़ जाते हैं। कंसोलिडेशन में शेयर्स कंसोलिडेट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और स्प्लिट के केस में शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो कंसोलिडेट करने हैं, 8 कब किस में कन्वर्ट हो गए? 5 में। तो आपके पास क्या आया? 5/8 कंसोलिडेटेड फ्रैक्शन, या इसको एडजस्टमेंट फैक्टर भी कह सकते हैं सब, एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, अब फ्रैक्शन तो यही चलती है। अब हम एक सवाल लिखते हैं, कोशिश करते हैं इसको स्प्लिट भी करें, बोनस शेयर्स भी इसमें ले आए, राइट शेयर्स भी इसमें ले आए। तरीकाकार क्या चेंज होगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएगा। मेन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग चाहिए होती है। तो सवाल लिखते हैं जनाब, बाकी चीजें कम ऐड करते हैं, मेन ये चीजें ऐड करते हैं, चारों एडजस्टमेंट फैक्टर, बल्कि 5 देख लेते हैं। जम्बो कल इकट्ठी हो गई थी। आप लॉ पढ़ रहे हो, उसमें इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा हुआ? इम्प्लॉयड नहीं पढ़ा? हाँ, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो ऑब्वियस होती है। इस पर सू कर दिया जाए। चले, नेट प्रॉफिट for the year ended दिसंबर 2024 ₹1500,000। number of
ऑर्डिनरी शेयर्स रुपीस, नंबर में लिख लेते हैं 600,000 at the rate of 100 each। फिर उसके बाद कहता है कि यहाँ पर at 1/124 at 1/3/24 20% bonus share issue। At 1/6/24 3 right share issued 3 right share issued for every 5 ordinary shares at the rate of rupees 140, whose face fair value is rupees 160। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, at 1/8/24 company decided to consolidate number of shares into 4 for every 7 shares। At 1/10/24 100,000 share issued at full market price। At 1/12/24 company decided to split into 5 shares for every 3 shares। हाँ जी, फाइंड बेसिक ईपीएस। हाँ जी, करो जरा ये क्वेश्चन जरा। बिल्कुल लगे। ये सारे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करें, फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करें, प्रॉफिट भी डिवाइड करें। बाकी जो फ्रैक्शंस है वो बिल्कुल वैसे ही है, जो फ्रैक्शन जब तक ऐड नहीं होगी ना वो लगती है मल्टीप्लाई। हाँ जी, करो जरा ये सवाल और जल्दी जल्दी करना है, टाइम कम लगाना है। कर दो, चलो 10 मिनट टाइम दिया और ये वाला टाइम 12:10 तक टाइम है। सबने करना अपना अपना ही है।
वन 1024 number of shares लेकिन number of ordinary shares 600,000. हो गया. सारी चीज फिर ज्यादा आ रहे हैं.
नहीं सर फाइंड करने दो मिनट रह गए उनके एक अभी तक नहीं हुआ कितना 0.77 देखते हैं जवाब कितने रंग बिरंगे आने हैं और किसका हुआ है कितना 0.6 1.5 1.0 कितना आ रहा है 17.44 आपका 1.7 1.7
नूर आपका कितना आ रहा है? हाँ सच अभी आई जा रहा है। कितना भाई 17 भी आया हुआ है। कितना 12 है आपका? चलिए 0.77। फातिमा आपका कितना है? 0.77। आपका भी यही है? 0.6 है। मादा अभी तक नहीं आया। 0.77 कितना आपको अपने प्रोजेक्ट देखें जरा। हाँ जी, थोड़ा सा सोचना होता है कि क्या करना है, ठीक है ना। सोचा जरूर करें ताकि ना आपको आइडिया हो जाए। जाहिर सी बात है, पहले करवाने का मकसद ही क्या है कि कॉमन सेंस टेस्ट करना, ठीक है। आपका कितना आ रहा है मलाई का? 0.77। मुकद्दस आप दो लोग मिलके कर रहे हो फिर भी आपका सवाल आपका कितना है? डिवाइड करना रह गया। अच्छा हाँ मेरा आंसर बता दे। 17 आया हुआ है, 12 आया हुआ है, 2.2 2.4 हो सकता है आप पे ठीक हो। रानी आप पे कितना? 1. असद अच्छा फ्रैक्शन तो पहला काम जो है वो तो करें। फ्रैक्शन फाइंड करते हैं पहले। साथ साथ ही पहली है बोनस फ्रैक्शन है 1.2। पेपर में आपने वर्किंग करके शो करनी है, मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। राइट शेयर्स की फ्रैक्शन कितनी है? 64 अच्छा ये नहीं 1.05 आ रहा है। 160 डिवाइडेड बाय 152.5 ये सबका सेम है। देखिए जो ये शर्माना नहीं है, क्योंकि शर्माने वाली ये क्लास ही नहीं है। आप लोगों को जो आंसर नहीं आता, जो बात नहीं समझ लगती, वो पूछनी है। यहाँ तक ठीक है सबका? पक्का? चले तो चलो इसको चाहे इसी तरह रहने दो या 1.04 या 1.05, ये एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद हमारे पास आ गया है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में देखिए यहाँ पर शायद गलती हो जाए। कहते हैं कंसोलिडेट 4 शेयर्स में कंसोलिडेट करना है, हर 7 को 4 में कंसोलिडेट करना है। तो कंसोलिडेट के बाद वो नंबर ऑफ शेयर 4 बन जाएंगे, पहले 7 थे। वो नंबर ऑफ शेयर्स 4 बन जाएंगे, पहले 7 थे। और स्प्लिट के अंदर इसको ऐसे रहने दे, स्प्लिट के अंदर पहले 3 थे। पहले तो अपने ये तीनों फ्रैक्शंस की रेशियो चेक कर, चाहे आप 1. अगर आपको ज्यादा मसला है ना तो आप इसको तो खत्म ही कर दें,
160 ओवर 152.5 ही रहने दे, मल्टीप्लाई करना है ना, साथ कैलकुलेटर आपके पास है, साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पॉइंट में लिखना है नहीं लिखना है, ये इसका कोई इशू नहीं होता। अब हमारे पास दूसरी वर्किंग हमारी होती है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले 1124 6 लाख, 6 लाख को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 महीने हैं, 1.20 1 पॉइंट, अच्छा पहले 049 ही लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय मल्टीप्लाई 5 बाय। अब पहले आप दोबारा एक दफा अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो और अपना जवाब और ये जवाब मैच करते जाओ। जहां पर आपका मसला है वो उसको पूछ लिया करो, शर्माने की क्या जरूरत है, पेपर पास करना है। पॉइंट में 1.049 की जगह 1.04 लिखा था। नहीं 1.04 नहीं लिखना, 1.05 लिख सकते हैं, वो ये क्योंकि 49 है ना, तो राउंड ऑफ करो ना फिर। कुछ भी नहीं होता उससे, तो 2-4 नंबर शेयर ऊपर नीचे हो जाएंगे। 1.05 कर देना, 1,20,000। इससे कितना आंसर आ रहा है, 11 9 88। आप कैलकुलेट क्या, आप अपने जो इसी हालत में सवाल है ना, उसी हालत में कोट करें तो आंसर बताएं। 111988 और 119886। उसके बाद अगली डेट क्या है जनाब, 1/3/24। आपने 20% शेयर इशू किए, जब 20% शेयर किए तो 6 लाख का 20% लिया 1 लाख। अच्छा, जब भी कोई एक्टिविटी किया करे आप ये लाइन लगा, कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय एक फ्रैक्शन हमारी होगी पूरी, बाकी बच गया 1.049 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5 हाँ जी बिल्कुल ऐसी इसी चीज को आपने मल्टीप्लाई करना है, एग्जैक्ट इसी तरह वैल्यू को रेखा करके बताएं। किसको, चलो आप इसी तरह चलाते हैं, कुछ नहीं करना, आप इसी तरह चलाते हैं, तो घर को बताते जाओ ना, कैलकुलेट कर 1798 अच्छा, अगर आपने फैक्टर यही लगाए हैं तो पॉइंट की वजह से अगर कोई मसला है तो वो मसला नहीं है। आगे चलते हैं, अगली डेट क्या है, 1/3 के बाद 1/6/24। उसके बाद क्या किया, राइट शेयर इशू की, कितने 3/5, तो 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ये बात है, ठीक है ना। देखिए आपको जिस कैलकुलेशन में मसला है वो डिस्कस करो। हमने 3/5 राइट शेयर इशू किए, तो इस वैल्यू का इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर बोनस कनेक्शन ही लगानी, 4 लाख 115200 टाइम 2/, अब 1.049 भी खत्म, मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई। अच्छा, आप अपना आंसर अगर ज्यादा रिलायबल लाना चाहते हैं ना,
पेपर में अगर पॉइंट के बाद फ्रैक्शन खत्म हो जाए तो फिर तो पॉइंट में ले जाया करो, वरना फ्रैक्शन ही लिख दिया करो ऐसे, ठीक है ना। 182857 मामला यहां से शुरू हुआ और खराब या सही हुआ? नहीं, अभी भी मेरे ख्याल में नहीं हुआ। कंसोलिडेट करने लगे हो किस डेट को? अब जरा खामोशी, कोई इधर। कंसोलिडेट कोई प्लस माइनस नहीं होते, कंसोलिडेट स्टेटस चेंज होता है, 5 के बदले 3। अब ये नहीं कि जो आंसर आएगा उसको पिछले में प्लस माइनस कर दें। जैसे आप मुझे खुद बताया, मैं तो जो कॉमन सेंस की बात कर रहा था, आपने कहा हर 5 शेयर्स को ना 3 शेयर्स में कन्वर्ट कर देना है। चलो जी, मैं 3 में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर मैं पहले 5 थे ना, अब 3 बन गए, अब नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं? 3। अगर आप कहते हो मैं 5 में 3 बना के माइनस कर दूंगा, वो तो 2 रह जाएंगे। आपने तो 3 बनाए हैं। आपके पास इस टाइम नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? देखिए, पहले मैंने प्लस क्यों किया, वापस चलते हैं। मेरे पास 6 लाख शेयर्स थे, 1,20,000 मैंने नए शेयर इशू किए बोनस के नाम से, तो अब शेयर मेरे पास कितने हो गए? 7,20,000। डन। फिर मैंने 4,32,000 राइट शेयर इशू किए, टोटल कितने हो गए? 1152। अब ये मैंने कंसोलिडेट करने हैं। कंसोलिडेट का मतलब है कि हर 7 के साथ है, हर 7 के बदले 4 बनाएंगे, तो जो जितने नंबर ऑफ 7 होंगे उतने नंबर ऑफ 4 बन जाएंगे। मैं उसको किसी में प्लस या माइनस नहीं करूंगा कि मेरे अगर 5 शेयर थे अब 3 बन गए, तो वही मेरा स्टेटस है, उतने ही मेरे पास अब शेयर्स हैं। तो याद रख लें, अगर ये बात नहीं समझ आ गई तो फिर याद ही रख लें, स्प्लिट और कंसोलिडेशन के अंदर प्लस माइनस नहीं करते, बल्कि उसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं। और इसका और तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी कंसोलिडेशन या स्प्लिट आए, आपने क्या करना है, यहां पर एक लाइन लगा देनी। अब 1152 को मल्टीप्लाई कर दो 4/7 से, 6,5,2,5,6,5,8,2,8,6। सिंपल क्या करना है, 11,52,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 4/7 से। अब ये कंसोलिडेट हो गए, अब ये नए शेयर्स बन गए। अब इसको प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर्स हैं इतने। मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, और 4/7 भी गया, मल्टीप्लाइड बाय 5/18285। अच्छा, दोबारा सुन ले, स्प्लिट के केस में, अच्छा जब हमने फ्रैक्शन फाइंड की थी तब भी तो डायरेक्टली लिखे थे, कहीं प्लस माइनस करके कुछ नहीं लिखा था। फ्रैक्शन तो थी ना 4, आपने ऐसा भी तो कर सकते थे ना, आफ्टर और बिफोर को प्लस माइनस करके फ्रैक्शन बनाते। हाँ जी, उसके बाद डेट कौन सी है? 1। अच्छा, लाइन हमेशा तब लगानी है डायरेक्ट, प्लस माइनस किए बगैर। अगर ये लाइन कंपल्सरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। शेयर स्प्लिट करो या कंसोलिडेट करो, कोई प्लस माइनस नहीं होते। लाइन लगाओ, नया शेयर लिख दो। अब तो मेरे ख्याल में अभी शेयर इशू की है, कब? 110/24। कितने शेयर इशू किए? 1 लाख। वन 10/24 कितने नए शेयर इशू किए? 758,286 मल्टीप्लाई बाय, क्या ये फ्रैक्शन लगेगी या नहीं? क्योंकि अभी कौन से स्प्लिट हो गए हैं, अभी ये स्प्लिट नहीं, जब स्प्लिट हो जाएंगे तब ये फ्रैक्शन खत्म। 110 के बाद 112 है ना, तो 10वां पूरा महीना और 11वां पूरा महीना 2/12।
210,635 अच्छा, आपने फिर पूरे साल के 12 महीने भी पूरे करने होते हैं। फिर क्या डेट आ गई? 1/12/24। सप्लेट था तो मैंने लाइन लगा दी, कंसोलिडेट हो या सप्लेट हो लाइन लगाओ, वरना बाकी प्लस माइनस करके। अब वो क्या कह रहा है, हर 3 के बदले 5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 12638। अब इसमें भी कोई प्लस माइनस का चक्कर है, मल्टीप्लाई बाय 1/10। क्या अब भी 5/3 लगेगा? अब 5/3 नहीं लगेगा क्योंकि वो स्प्लिट हो चुके हैं। 1053 खत्म होगी बात। अब इन चारों को पांचों इनको प्लस करें तसल्ली से। आपने गिरा दी थी वो 98138। अब तो बस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। प्रॉफिट कितना था? 1.53 डिवाइडेड बाय 981382। कितना आंसर आ गया? 53। Yes. नहीं, राउंड ऑफ का इश्यू से 12 आंसर नहीं आता। इन्होंने 6 लाख को 100 से डिवाइड करके दिया होगा। हमने 7 लाख दिया। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे है। एक छोटा सा क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ कि हमारा ना बेसिक ईपीएस कंप्लीट हो गया। हमने हमारे दो तरह से हैं। अगले 3 दिन में ये हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस भी हो जाएगा और साथ इसके पास पेपर भी हो जाएगा। हाँ जी, देखिए जरा एक क्वेश्चन लिखे छोटा सा। नेट प्रॉफिट ₹400,000 at December 24। Number of shares 200,000 at 1/1/24। उसके बाद at 1/3/24 new share issue at full price 100,000 at 1/8/24 20% bonus issue at 1/1/25 10% bonus issue। Find basic EPS। हाँ जी, कर लोगे? ईयर एंड दिसंबर 24 करो। अच्छा, मैं ही बता देता हूँ नया कॉन्सेप्ट को। आप मुझे बताइए जो 1/1/25 का 10% है, ये अप्लाई होगा या नहीं? अच्छा, चलो यहाँ 5 तारीख लिख लेते हैं।
अच्छा सुन ले, कॉन्सेप्ट सुन ले। हमारे पास हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, और ईयर एंड के बाद ना कुछ देर ऑडिट होता रहता है, फिर रिपोर्ट इशू होती है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होती है। ये एक तरीकाकार होता है। ईयर एंड हुआ, ऑडिट होना शुरू हो गया। अब यहां पर ऑडिट हो रहा है। सपोज दैट ऑडिट कंप्लीट होगा, रिपोर्ट इशू हुई 1 मार्च 2025 को, 1 मार्च 2025 को, और इस टाइम पे क्या होता रहा? ऑडिट। ठीक है। अब आपने अगर इस टाइम के दौरान, इन 2 महीनों के दरमियान कोई भी फ्रैक्शन आई, राइट शेयर्स की, बोनस शेयर्स, कोई भी, वो भी अप्लाई होगी हमारे पिछले साल के ऊपर। इन 2 महीनों जी हाँ, नहीं, ये तो बात कंफर्म है ना कि आपका जो दिसंबर 24 का ऑडिट है वो 11/25 को पूरा हो जाएगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मिनिमम चलो 2 दिन भी लगे, 11/25 को ऑडिट पूरा नहीं हो सकता। तो जब रिपोर्ट बननी है ना, तो रिपोर्ट कुछ दिन ऑडिट होना है, उसके बाद रिपोर्ट इशू होती है, और नॉर्मल 2-3 महीने होते हैं, 4 महीने तक भी जा सकता है। अगर वो अगले 2-4 दिनों का कोई बोनस फ्रैक्शन दे दे तो वो भी हमने कंसीडर करनी है। नॉर्म जैसे फ्रैक्शन लगाते हैं, रखना हमने अपने आप को 31 दिसंबर 24 तक ही है। लेकिन अगर कोई अगले साल की फ्रैक्शन बिफोर रिपोर्ट इशू हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पब्लिश होने से पहले का कोई हो, तो वो भी कंसीडर करना है। हाँ, अगर वो कहता है बोनस शेयर इशू की हमने अप्रैल के अंदर, मई के अंदर, जून के अंदर, वो हमने कंसीडर नहीं करना। अब जब आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करोगे, 2 आपके पास फ्रैक्शंस है, दोनों लगेगी, और ये तो आपके मरते दम तक लगेगी, मतलब ईयर एंड तक, क्योंकि ये तो डेट ही खत्म नहीं होगी, ये तो शेयर ऐड हो गई नहीं, क्योंकि ये तो अगला साल है ना। तो ये फ्रैक्शन कंप्लीट लगती रहेगी। और इसको सिंपल आपने करना क्या है कि आपके पास जब नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग कितने हैं 11/24 को 2 लाख, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 2/12, मल्टीप्लाइड बाय 1.20 और मल्टीप्लाइड बाय 1.10, क्योंकि एक 20% और एक 10% है। फिर उसके बाद अगली डेट कौन सी बनती है 1/3/24। ईयर एंड नहीं, अगर ये डेट आएगी ना फरवरी की या मार्च की, तब तो वो बताया जाएगा कि इस दिन हमारी रिपोर्ट इशू हो रही है। एडजस्टमेंट फैक्टर लेना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है, वो शेयर नहीं लेने होते। हमने रहना दिसंबर तक है, तो कैसे लेंगे फिर, वो उस डेट तक तो जाने ही नहीं, सिर्फ फैक्टर लेना है। हाँ जी, हमारे पास 1/3/24 को 1 लाख शेयर इशू हो गए, 3 लाख, मल्टीप्लाई टाइम, मल्टीप्लाई बाय 1.2, मल्टीप्लाई बाय 1. क्योंकि अभी भी कोई बोनस शेयर इशू, अगली डेट 1/8, कोई इधर फोकस करो काके हो, कितने % बोनस शेयर इशू है 20%। पहले ऐड करेंगे 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, किस डेट तक जा रहे हो, हाँ आगे तो खत्म है ना, 5/12, 1.10 लगता रहे। ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे और बस खत्म, आगे नहीं जाना, 1/25 तक हमने नहीं जाना, हमने दिसंबर 24 तक ही रहना है। लेकिन अगर आगे एक तो कोई 2 फैक्टर्स आ जाएं अगले साल के, तो वो भी हमने कंसीडर करने हैं। अगर जनवरी के अंदर कोई फैक्टर है ना, चाहे उसको रिपोर्ट की डेट बताई हो या ना, वो कर लिया करो, क्योंकि क्या हुआ, मैं कहता हूँ नॉर्मल तो वो बता देगा डेट, अगर फरवरी में फैक्टर आएगा ना, फरवरी या मार्च में,
वो बता देगा ये रिपोर्टिंग डेट है। अगर वो नहीं बताता तो जनवरी वाले सारे फैक्टर फिर भी हमने लेने। ठीक होगी बात? अगर वो बता देगा, वैसे तो अगर देगा तो ऐसा सवाल तो जनवरी का ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। अच्छा, आज आपके लिए यहां तक ही रखते हैं क्योंकि आपका मंडे को टेस्ट है, तो आप अपने मंडे की टेस्ट की तैयारी करें। और यहां तक आपका ये जो चैप्टर है, ये एग्जाम्पल नंबर 15 तक हो चुकी है एग्जाम्पल आपकी। 15 तक एग्जाम्पल्स आपकी हो गई है कंप्लीट, जो रह गई है उनको आप अपना कर लें। मतलब 15 तक हमने पढ़ लिया। ठीक है।